कल हमने पत्तियों के रूपांतरण तक तो पढ़ लिया था। अब कुछ इसमें कुछ अंतर वगैरह है पत्तियों में, वो भी देख लेते हैं। हालांकि हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो जरा बताएं इसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती में अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द्विबीजपत्री पत्ती, एक तरफ लिखा है, देख पा रहे हैं? द्विबीजपत्री पत्ती है और इस साइड है एक बीजपत्री पत्ती। अब जो कल अपन ने संरचना पढ़ी थी उसी के भाग हैं। तो द्विबीजपत्री पत्ती में जो पत्ती का प्रकार था वो कौन सा था? यह पृष्ठाधारी प्रकार की होती है। द्विबीजपत्री कैसी होती है? पृष्ठाधारी। और एक बीजपत्री कैसी होती है? समद्विपार्श्व की, मैं कल बता चुका हूँ आपको। हाँ, वेरी गुड, दोनों साइड समान। और द्विबीजपत्री पत्ती का दूसरा पॉइंट है, इनकी निचली सतह पर स्टोमेटा या रंध्र होते हैं। ये भी हमने देखा था, निचली सतह पर थे। और एक बीजपत्री इनमें दोनों सतह पर होते हैं, दोनों स्तरों पर स्टोमेटा। इसके बाद तीसरा फैक्ट देख लेते हैं। तीसरा अंतर है, डिफरेंट है, मीजोफिल दो क्षेत्रों में डिवाइड होता है द्विबीजपत्री पत्ती में। एक स्पांजी में होता है और एक पेलिसेड में। और अंतरकोशिकीय स्थान उसमें अनुपस्थित होता है। और इसमें क्या रहता है, इसमें केवल मीजोफिल में एक ही क्षेत्र होता है, स्पांजी उपस्थित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इनकी एपिडर्मिस में बुलीफॉर्म कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। द्विबीजपत्री में हमने देखा था, डायग्राम में नहीं थी, लेकिन एक बीजपत्री में थी। हाँ, तो इनकी वो भी ऊपरी एपिडर्मिस में बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट डिफरेंट है, बंडल के चारों तरफ क्या होता है, दृणुतक अनुपस्थित होता है। ये भी हमने देखा था। कोलेनकाइमा भी इसमें उपस्थित था, लेकिन फ्लोएम तंतु अनुपस्थित था द्विबीजपत्री पत्ती में। और साथ में एक बीजपत्री पत्ती के बंडल के चारों ओर दृणुतक उपस्थित था और उसमें स्टार कण उपस्थित थे एक बीजपत्री पत्ती में। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है इसमें, आप ये भी याद रख सकते हैं। कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो नीचे लिखे हैं 3-4, वो भी देख लेते हैं, आपको याद रखना है। इसमें लिखा है द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में जालिकावत एवं एक बीजपत्री पादपों की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनमें जालिकावत होता है और एक बीजपत्री पत्तियों में समांतर होता है। समांतर शिराविन्यास मतलब शिरा जो होते हैं एक दूसरे के समांतर होते हैं। और द्विबीजपत्री में जालिका सी होती है, जैसे देखा होगा तुमने, चने की पत्ती वगैरह देखी होंगी। और एक बीजपत्री जैसे कि गेहूं की पत्ती जो होती है उसमें एक समांतर शिराविन्यास होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सरल पत्ती। सरल पत्ती किसे कहते हैं? पत्ती का फलक इसमें पूरा हो या थोड़ा सा अंदर की तरह तक कटा हुआ हो, लेकिन मध्य सिरा जो होता है वो पर्णवृंत तक कटा हुआ ना हो, ऐसी पत्ती को हम सरल पत्ती कहते हैं। उदाहरण आम में देखने को मिलेगी, जामुन में, ये जो पत्ती होती है उसको हम सरल पत्ती कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? पत्ती का फलक या तो पूरा हो या थोड़ा सा अंदर तक कटा हुआ हो, लेकिन जो मध्य सिरा होती है ना, या मध्य सिरा या पर्णवृंत जो होता है तक कटा हुआ ना हो, ऐसी पत्ती को हम सरल पत्ती कहते हैं। जैसे आम में देखा होगा, आम की पत्ती, जामुन की पत्ती, ये सरल पत्ती कहलाती है। अब उसी प्रकार आपको देखो एक और होता है, संयुक्त पत्ती होता है। अब संयुक्त पत्ती में क्या होता है, पत्ती का जो फलक है मध्य सिरा तक या पर्णवृंत तक कटा हुआ हो तो पत्ती कई भागों में डिवाइड हो जाती है।
प्रत्येक भाग का को प्रत्येक भाग का क्या लिखा है, प्रत्येक भाग को पत्रक कहते हैं तथा ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे इमली, बबूल, बेलपत्र, धनिया, नींबू में देखने को मिलती है, वो संयुक्त पत्ती होती है। ठीक है। हाँ हाँ, उसको संयुक्त बोलते हैं, और जो कटी हुई नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सरल पत्ती बोलते हैं। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है कि जो पत्तियां लगती हैं शाखा के ऊपर, पत्तियों के लगने का जो क्रम होता है उसको हम पर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कैसे क्रम में लगी हुई हैं उसको हम पर्ण विन्यास कहते हैं, लगने। ठीक है, तो ये पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है। जो थोड़े मोड़े बच गए थे कुछ पॉइंट और फैक्ट, वो भी कंप्लीट हो गए। अब हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा द्वितीयक वृद्धि। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला विषय है, टॉपिक है द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिए, द्वितीयक वृद्धि के बारे में थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं पहले से। तो द्वितीयक वृद्धि, जैसा कि हमें पता है, कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण द्वितीयक ऊतकों के बनने के कारण जड़ तथा तने में मोटाई में हुई वृद्धि द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है? तो किसकी वजह से होगी? कैम्बियम तथा कार्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे, और उनके कारण जड़ में और तने में जो मोटाई में वृद्धि देखने को मिलती है उसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। क्लियर? तो दो चीजें मेन है, कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम। अब जैसे कि आगे लिखा है, कुछ अपवादों को छोड़कर एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि का पूरी तरीके से पूर्णतः अभाव होता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों के जड़ व तने में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये भी हमें पहले से ही पता है। तो मोस्टली द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलेगा, उसकी जड़ में या तने में द्वितीयक वृद्धि। ठीक है। एक बीजपत्री में अभाव होता है द्वितीयक वृद्धि का, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर? अब ये दो चीजें हमको डिटेल में डिस्कस करनी है, कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। पहला टॉपिक है तने में द्वितीयक वृद्धि। अब देखिए, इसमें दो दो रीजन हो सकते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों के तने के घेरे में या मोटाई में कैम्बियम व कार्क कैम्बियम की सक्रियता से जो वृद्धि होती है उसी को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। वही बात रिपीट हो गई दोबारा। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक तो मेन है कैम्बियम की सक्रियता, ये देख लेते हैं, और एक है कार्क कैम्बियम। तो कैम्बियम की सक्रियता कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य स्थित संवहनीय ऐधा, जिसको हम इंग्लिश में वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, को अंतःपुलीय ऐधा या पुलीय ऐधा भी कहते हैं। तो जाइलम फ्लोएम के बीच में स्थित जो संवहनीय ऐधा होता है वेस्कुलर कैम्बियम, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतःपुलीय ऐधा या पुलीय ऐधा। और यह उत्पत्ति में प्राथमिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले इसी का निर्माण होता है, फिर आगे लिखा है, द्वितीयक वृद्धि के समय संवहन बंडल के मध्य स्थित मज्जा किरणों की मृदुतकीय कोशिकाएं भी विभाज्योतिकी हो जाती हैं। मतलब द्वितीयक वृद्धि जब होती है तब क्या होता है, जो संवहन बंडल होता है उसके बीच में जो मज्जा किरणें होती हैं वो मृदुतक कोशिकाओं से विभाज्योतकीय कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो विभाज्योतिकी ऊतक में हो जाती हैं। तो अब इसमें क्या होता है फिर, इसके बाद में कैम्बियम की पट्टियों का निर्माण करती हैं।
आगे चल के वो क्या करती हैं, कैम्बियम की पट्टियां बनाती हैं। ठीक है, ठीक है। आगे लिखा है जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कैम्बियम की पट्टियां बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतरपुलीय एदा कहते हैं, या इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अंतरपुलीय एदा कहते हैं, यह उत्पत्ति में द्वितीयक होती हैं, मतलब इनकी बाद में होती है उत्पत्ति। प्राथमिक कौन होती है उत्पत्ति में? प्राथमिक होता है पुलीय एदा या वेस्कुलर कैम्बियम। अंतापुलीय एदा या पुलीय एदा प्राथमिक होता है। देखिए अंतापुलीय और अंतरपुलीय अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अंतापुलीय एदा प्राथमिक होता है और अंतरपुलीय एदा द्वितीयक होता है, ठीक है। अंतापुलीय एवं अंतरपुलीय कैम्बियम के आपस में जुड़ने से कैम्बियम वलय का निर्माण करती हैं। तो ये दोनों जुड़ के अंतापुलीय एधा और अंतरपुलीय कैम्बियम, ये दोनों जुड़ के कैम्बियम वलय बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कैम्बियम वलय, जो कि उत्पत्ति में आंशिक प्राथमिक और आंशिक द्वितीयक होती है, मतलब कि आधी प्राथमिक होती है और आधी द्वितीयक होती है। अब आगे लिखा है, कैम्बियम वलय की सक्रियता से द्वितीयक जाइलम व द्वितीयक फ्लोएम बनते हैं। द्वितीयक जाइलम केंद्र की ओर व द्वितीयक फ्लोएम परिधि की ओर स्थित होते हैं। माइटोटिक डिवीजन होता है इनमें। कैम्बियम की सक्रियता से संवहन क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो संवहन क्षेत्र जो होता है, जहाँ से पानी जलवायु इनका जो है आदान प्रदान होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम वाला भाग, तो उसमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो कैम्बियम की सक्रियता से होती है। किसकी सक्रियता से? कैम्बियम की। अब देखिए थोड़ा बहुत इससे समझ लो, थोड़ा इसका डायग्राम है नीचे, उससे देख सकते हो थोड़ा सा। ये कुछ ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे होंगे। ये एपिडर्मिस है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स या बलकुट वाला क्षेत्र है। ये प्राइमरी फ्लोएम है। ये प्राइमरी जाइलम है। ये सेकेंडरी जाइलम है यहाँ पे। ये सेकेंडरी फ्लोएम। ये जो है ये कार्क कैम्बियम है। ये दिख रही है आपको ये रिंग? ये कार्क है। ये जो है ये कार्क है। ये इसका ये कार्क का ये दिया है यहाँ पे, ये डायग्राम कैम्बियम का है, ये डायग्राम, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना बाहर, ये कैम्बियम है। ये अपना ये इसमें देख सकते हो आप, ये एपिडर्मिस है। इसमें ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, और ये प्राइमरी फ्लोएम है। ये कैम्बियम है इसके बीच में, ठीक है। ये प्राइमरी जाइलम है। ये इसी को जूम करके ये बनाया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उसमें रहता है, ठीक है यहाँ तक। तो कैम्बियम की सक्रियता समझ में आई, ठीक है। इसके कारण होती है एक तो, और दूसरा है हमारा कारकैम्बियम की सक्रियता, वो देख लेते हैं। दोनों के कारण होती है द्वितीयक वृद्धि। तो आपको ये याद रखना है, कारकैम्बियम के द्वारा के कहाँ पर होती है? संवहनी क्षेत्र में होती है द्वितीयक वृद्धि, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। दूसरा है कार्क काग एधा, काग एधा या कार्क कैम्बियम की सक्रियता, ठीक है। अब कार्क कैम्बियम की सक्रियता से बलकुट क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि होती है, ये आपको याद रखना है। उसमें संवहनी क्षेत्र में हो रही थी कैम्बियम की सक्रियता के कारण, और कार्क कैम्बियम की सक्रियता के कारण कहाँ होती है? बलकुट क्षेत्र में, कॉर्टेक्स वाला जो इलाका होता है। बलकुट क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि संवहन क्षेत्र की तुलना में बाद में शुरू होती है, ये भी आपको याद रखना है। पहले संवहन क्षेत्र में होती है, फिर इसके बाद बलकुट क्षेत्र में होगी, बाद में स्टार्ट होती है।
बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ फैक्ट हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट। इसमें लिखा है द्विबीजपत्रीय तने में कार्क कैम्बियम का निर्माण हाइपोडर्मिस मतलब बलकुट की बाहरी परत के विभाज्योतिकी हो जाने से होता है। देखिए द्विबीजपत्रीय तने में जो कार्क कैम्बियम है उसका निर्माण कहाँ से हो रहा है? हाइपोडर्मिस जो होती है ना बलकुट की बाहरी परत, वो विभाज्योतिकी हो जाती है, उसके कारण होता है निर्माण कार्क कैम्बियम। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कागजन या काग एधा या फैलोजन भी कहते हैं, ये पूछा गया है। इसे कागजन या काग एधा या फैलोजन भी कहते हैं। यहाँ तक ठीक है ना? नेक्स्ट फैक्ट, अगला पॉइंट है कार्क कैम्बियम का निर्माण एकल परतीय वलय के रूप में होता है। इसमें एक ही परत होती है और वलय बनाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कार्क कैम्बियम के विभाजन से कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ मतलब एपिडर्मिस की तरफ एवं कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ मतलब बलगुट की तरफ बनाती हैं। तो कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ और कुछ अंदर की तरफ जो है बनती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है बाहर की तरफ बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मध्य पटलिका मतलब मिडिल लैमेला में सुबेरिन का जमाव हो जाने से ये कोशिकाएं मर जाती हैं, मृत हो जाती हैं। तो इसमें मध्य पटलिका जम जाता है बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनती हैं उनमें। हेलो, तो बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनती हैं उनकी मध्य पटलिका में सुबेरिन जम जाता है जिसके कारण वो डेड हो जाती हैं। और ऐसी जो डेड सेल होती हैं उनको हम बोलते हैं काग कार्क या फैलम कहलाती हैं। काग या इंग्लिश में कॉर्क या फैलम कहलाती हैं। अरे कॉर्क मतलब वही छाल है यार, जो छाल मृत ही तो होती है। अब आगे लिखा है अंदर की तरफ बनने वाली कोशिकाएं मृदुतक में बदल जाती हैं जिन्हें द्वितीयक बलकुट या इसको हम द्वितीयक बलकुट बोलेंगे, द्वितीयक बलकुट या काग अस्तर या फैलोडर्म कहते हैं। तो समझ में आया कार्क कैम्बियम के विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी, कुछ कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ बनेंगी एपिडर्मिस की ओर और कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ बनेंगी बलकुट की ओर। और बाहर की तरफ जो बनेंगी एपिडर्मिस की ओर उनकी कोशिकाओं की मध्य पटलिका में सुबेरिन जम जाता है जिससे वो मृत हो जाती हैं। उन्हें हम बोलते हैं काग या कार्क या फैलम। और अंदर की तरफ बनने वाली कोशिकाएं मृदुतक में बदल जाती हैं जिन्हें हम द्वितीयक बलकुट या काग अस्तर या फैलोडर्म कहते हैं। ठीक है, अब ये तीन शब्द हो गए हैं, ये ध्यान से देखना। एक तो हो गया कागजन या कागैदा जो सबसे पहले बताया था मैंने, ये हो गया कागजन या कागैदा या फैलोजन। और एक हो गया, एक कौन सा हो गया? काग या कार्क या फैलम। ठीक है, और एक कौन सा हो गया? द्वितीयक बलपट या काग अस्तर या फैलोडर। अच्छा अगला पॉइंट यही लिखा है कि इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं, देखिए कागजन काग तथा काग अस्तर तीनों को सम्मिलित रूप से हम परित्वक या पेरिडर्म कहते हैं। तो तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? हम्म, पेरिडर्म। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आगे लिखा है कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम से
कार्क या फैलम अधिक मात्रा में एवं द्वितीयक वल्कुट कम मात्रा में बनता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कार्क या फैलम तो ज्यादा मात्रा में बनता है, लेकिन द्वितीयक वल्कुट जो होता है, जिसको हम काग अस्तर या फैलोडर्म बोल रहे हैं, वो कम मात्रा में बनता है। और एक और आगे नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, कार्क कैम्बियम की सर्वाधिक क्रियाशीलता सर्दियों के मौसम में होती है। तो ध्यान रखना, ये कार्क कैम्बियम सबसे ज्यादा एक्टिव क्रियाशील होता है सर्दी के मौसम में। ठीक। इसके बाद कार्क कैम्बियम की वलय केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहती है। प्रत्येक वर्ष नई कैम्बियम पहले वाली कार्क कैम्बियम के अंदर की तरफ बनती है, ध्यान रखना है। ठीक है। और यह नई कैम्बियम द्वितीयक वल्कुट या कार्क स्तर से बनती है। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये है हर साल बनेगी, फिर 1 साल तक ही जीवित रहती है। और प्रत्येक जो नई कैम्बियम बनती है वो पहले वाली कार्क कैम्बियम के अंदर की तरफ होगी। और नई कैम्बियम किससे बनेगी? द्वितीयक वल्कुट से या हाँ, या कार्क स्तर या फैलोडर्म से। ठीक है। तो ये हमारा द्वितीयक वृद्धि से रिलेटेड टर्म भी हो गए हैं। कुछ और भी फैक्ट हैं, वो भी देख लेते हैं। कुछ एक फैक्ट और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। ये द्वितीयक वृद्धि से संबंधित ही है। चलिए देख लेते हैं इनको। दिख रहा है आपको? और जूम करूं थोड़ा सा? चलिए मैं जूम कर देता हूँ। तो इसमें कुछ है, अगला टॉपिक में लिखी है द्वितीयक वृद्धि की विशिष्ट संरचनाएं। ये भी फैक्ट ही है। द्वितीयक वृद्धि की विशिष्ट संरचनाएं, और उसमें पहली संरचना है छाल या बार्क। तो कार्क कैम्बियम के बाहर की ओर, इसमें लिखा है कार्क कैम्बियम के बाहर की ओर स्थित सभी ऊतक छाल कहलाते हैं। ध्यान रखना है, कार्क कैम्बियम के बाहर जो भी ऊतक होंगे वो सब छाल कहलाते हैं। अर्थात छाल में मृत ऊतक सम्मिलित किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं इसको? आगे लिखा है, किंतु आधुनिक कंसेप्ट के अनुसार, मत के अनुसार, संवहन एदा के बाहर स्थित सभी ऊतक छाल कहलाते हैं। अर्थात छाल में मृत एवं जीवित दोनों प्रकार के ऊतक सम्मिलित किए जाते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि संवहन एदा के बाहर स्थित जो भी ऊतक हैं वो सब छाल कहलाते हैं। लेकिन ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि कार्क कैम्बियम के बाहर की ओर स्थित सभी ऊतक होते हैं वो छाल कहलाते हैं। क्या? ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं छाल मृत एवं जीवित दोनों प्रकार के ऊतक हैं। मतलब छाल में मृत एवं जीवित दोनों प्रकार के ऊतक सम्मिलित किए जाते हैं मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार। ठीक है। और ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार केवल मृत मृत ऊतक ही सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। अगला है बातरंध्र है। ये बातरंध्र या लेंटिकल, ये विशिष्ट संरचना है ये भी। तो ये क्या होती है? छाल में स्थित छिद्र जो तने द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम बातरंध्र या लेंटिकल बोलते हैं। हमने बात फिजियोलॉजी में पढ़ा था, हमने, याद हो तो। ठीक है। इसके बाद तीसरा है टाइलोसिस। ये टाइलोसिस क्या होता है? कई पौधों की जाइलम वाहिकाओं में गुब्बारे के समान अतिवृद्धियां निकलती हैं, जिन्हें हम टाइलोसिस कहते हैं। तो कुछ इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, अतिवृद्धियां, उभार बनते हैं ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं टाइलोसिस। ठीक है। फिर अगला, अगला क्या है? अंतःकाष्ठ, अंतःकाष्ठ या हार्डवुड।
अब ये हार्डवुड क्या होता है? पुराने द्विबीजपत्री तनों में विभिन्न पदार्थों जैसे लिग्निन, सुबेरिन, टैनिन, रेजिन, गोंद आदि के जमाव के कारण तने के केंद्रीय भाग की काष्ठ गहरे रंग की काली भूरी हो जाती है, जिसे हम अंतःकाष्ठ या ड्यूरामेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकाष्ठ या ड्यूरामेन। हाँ, ठीक है। देखा होगा आपने। यह अत्यधिक कठोर होती है और इसका उपयोग हम फर्नीचर वगैरह बनाने में करते हैं। तो जो हार्ड वुड होता है, फर्नीचर वगैरह जो बनाते हैं, वो इसी का बनाते हैं। फिर नेक्स्ट भाग है विशिष्ट संरचना का। द्वितीयक वृद्धि की विशिष्ट संरचना में रस कास्ट या सैप वुड। अब ये क्या होता है? तने में परिधीय भाग कास्ट जो हल्के रंग की दिखाई देती है, उसको हम रस कास्ट या एल्बुर्नम एल्बुर्नम कहलाता है। ठीक है। तो तने में परिधीय भाग की कास्ट जो परिधीय भाग में होगी, तो तने में परिधीय भाग की कास्ट जो हल्के रंग की दिखाई देती है, उसे हम रस कास्ट या एल्बुर्नम कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी द्वितीयक वृद्धि की विशिष्ट संरचनाएं कंप्लीट हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट लिखे हैं इम्पोर्टेंट, उसको भी देख लेते हैं। तो ये कुछ दो चार पॉइंट हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु है एक बीजपत्री पौधों जिनमें द्वितीयक वृद्धि होती है। जैसे कि एक बीजपत्री पौधे जिन ये अपवाद है ना। एक बीजपत्री में वैसे तो नहीं होती है द्वितीयक वृद्धि, लेकिन इसके अपवाद हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ड्रेसिना और युक्का, इन दोनों में मिलती है द्वितीयक वृद्धि। ये एक बीजपत्री हैं। ठीक है। आगे लिखा है पौधों में घाव का भरना भी द्वितीयक वृद्धि के कारण ही होता है। तो जो घाव भरते हैं ना, पौधों में कोई चोट लग जाती है, तो वो अपने आप घाव भर जाते हैं कुछ समय बाद, तो वो द्वितीयक वृद्धि के कारण ही भरते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कैम्बियम रिंग के बाहर की तरफ द्वितीयक जाइलम व अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनता है। सॉरी, द्वितीयक फ्लोएम है। कैम्बियम रिंग के बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम व अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनता है। ठीक है। अब आगे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट है बोतल में प्रयोग होने वाला कार्क या काग द्वितीय कॉर्टेक्स व कार्क से बना भाग है, मतलब परित्वक से, जिसे कोरेकस सुबेर या ओक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो बोतलों में वो कार्क नहीं लगा होता है। हाँ, वो कुल मिला के परित्वक का बना होता है, जिसे हम किससे प्राप्त करते हैं? कोरेकस सुबेर या ओक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्क कैम्बियम बिलगन परत का निर्माण करती है। अब ये बिलगन परत क्या होती है, इसको भी मैं बताया हूँ, जिसके फलस्वरूप पत्तियां झड़ जाती हैं। ठीक है। तो बिलगन परत का निर्माण भी कौन करता है? कार्क कैम्बियम करता है। कौन करता है? कार्क कैम्बियम। फिर लास्ट पॉइंट है द्विबीजपत्री पौधों के अनुप्रस्थ काट में प्रतिवर्ष अलग अलग रिंग दिखाई देती हैं, जिन्हें हम वार्षिक वलय कहते हैं, एनुअल रिंग। और इन वार्षिक वलयों को गिनकर ही पौधे या पादप की आयु ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। आयु निर्धारण की यह विधि वृक्ष कालानुक्रम या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। ये समझ में आ रहा है? द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, उनमें प्रतिवर्ष अलग अलग रिंग बनती है। ठीक है।
इसे हम, हाँ, वार्षिक रिंग बोलते हैं। उसको देख के हम पता कर लेते हैं कि कितनी आयु है पौधे की। और इस विधि को हम बोलते हैं, जब इस विधि से पता किया जाता है पौधों की आयु, तो उसको हम बोलते हैं वृक्ष कालानुक्रम या डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी कोई दिक्कत हो तो बताएं। ये कुछ देखो, ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, कैम्बियम रिंग के बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम व अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनता है। ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये जो नीचे एक डायग्राम है ना, एक मिनट, ये जो है कुछ ऐसा होता है। ये जो सबसे नीचे का प्राथमिक जाइलम, फिर द्वितीयक जाइलम, देख पा रहे हैं आप? ये प्राथमिक जाइलम, फिर द्वितीयक जाइलम होता है, और फिर ये बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम और प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, बोलें।